हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं मैथ्स की वर्कशीट नंबर 42 क्लास 10th के लिए 9 अक्टूबर 2020 की। ओके, आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं व्रत की स्पर्श रेखाओं के बारे में। अब देखिए, आप पहले भी व्रत के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, पिछली क्लासेस में भी। व्रत एक गोल आकृति होती है, समतल आकृति होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ याद करने के लिए हमें बोला गया है, वो क्या है, याद कीजिए और बताइए दिए गए चित्र में। यहाँ पर एक आपको ये आकृति दिखा रखी है। इस वाली आकृति में रेखाखंड सी डी को कहते हैं। ये जो रेखाखंड आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं? देखिए, हम पढ़ चुके हैं पहले भी, जो व्रत के अंदर एक बिंदु से, परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी होती है, उसको हम कहते हैं जीवा, ठीक है। तो ये है आपकी जीवा, यहाँ पर आप फिल करेंगे इसमें जीवा। ओके, अब है व्रत की त्रिज्या, केंद्र और चाप व्रत के कहाँ पर स्थित होते हैं? अंतर्भाग में या बहिर्भाग में? अंतर्भाग मतलब अंदर या फिर बाहर। देखिए, त्रिज्या आपको पता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये होती है त्रिज्या। केंद्र आपको पता है, जो बिल्कुल बीच में होता है। चाप होता है किसी एक बिंदु से लेके दूसरे बिंदु तक की जो दूरी होगी, ये आपका चाप होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें कहाँ होती हैं? व्रत के अंतर्भाग में होती हैं। ओके, अब है व्रत का व्यास। व्रत की सबसे लंबी डैश होती है, क्या होती है? अभी मैंने बताया आपको, व्रत की जो जीवा होती है, परिधि के एक बिंदु से लेके दूसरे बिंदु तक की दूरी होती है। और व्यास क्या होता है? जब परिधि के एक बिंदु से हम दूसरे बिंदु तक जाते हैं, लेकिन केंद्र से होकर जब हम जाते हैं, तो वो व्यास होता है। और वह जीवा भी हो सकती है, ठीक है। हम व्यास को जीवा कह सकते हैं, लेकिन हर एक जीवा को व्यास नहीं कह सकते। तो जो सबसे लंबी जीवा होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? व्यास, ठीक है। या फिर व्यास जो है व्रत की सबसे लंबी जीवा होती है। यहाँ पर आप फिल करेंगे जीवा। ओके, चलिए, अब यहाँ पर देखिए, आकृति एक जो आपको यहाँ दिखा रखी है, इसमें बोला है रेखाखंड। इस आकृति में रेखाखंड व्रत के केंद्र से होते हुए व्रत को दो बिंदुओं पर छूता है। यह व्रत का क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। अभी मैंने बताया ये क्या है? व्रत का व्यास है, ठीक है। एक केंद्र से होकर जाते हैं और एक बिंदु से व्रत के दूसरे बिंदु को छूता है, या परिधि। ये होती है हमारी परिधि। ये जो बाहर आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, ये व्रत की परिधि होती है, ठीक है। अब देखिए, आकृति 3 में, ये है हमारी आकृति 3। इस आकृति में रेखाखंड व्रत के बाहर स्थित है। रेखाखंड जो दिखाई दे रहा है हमें ए बी, ये व्रत के बाहर स्थित है तथा व्रत को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है। दिखाई दे रहा है, व्रत को सिर्फ यहाँ पर स्पर्श कर रहा है। यह व्रत की स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये जो ए बी है, ये क्या है? व्रत की स्पर्श रेखा है। जिस बिंदु पर रेखा व्रत को छूती है, उस बिंदु को, यानी कि ये जो बिंदु था हमारा पी, ये क्या है? एक स्पर्श बिंदु है। ये वाला बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है, ठीक है। अब ये जो आकृति है चौथे वाली, इसमें है रेखाखंड व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यह व्रत की छेदक रेखा होती है। देखिए, यहाँ से डी से ई तक ये जो आ रहा है, ये व्रत को दो बिंदुओं पर काट रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस तरीके से। तो ये दोनों, ये दो बिंदु जो है, ये छेदक बिंदु होंगे, और ये जो रेखा होगी, ये छेदक रेखा होगी। अब आकृति 2 में, इस वाली आकृति में, रेखाखंड व्रत के बाहर स्थित है। ये हमें दिखाई दे रहा है, जो रेखाखंड है व्रत के बाहर स्थित है, व्रत को कहीं भी स्पर्श नहीं कर रहा है, ठीक है। जो ये रेखाखंड है, व्रत को कहीं से भी टच नहीं कर रहा है, ठीक। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बोला है कि अब हम कह सकते हैं कि चित्र 3 में ए बी व्रत की स्पर्श रेखा तथा पी बिंदु जो है स्पर्श बिंदु है। अभी हमने देख लिया। अब देखिए, व्रत, यहाँ पर एक प्रश्न है, व्रत की जीवा व्रत की छेदक रेखा से किस प्रकार भिन्न है? ये हमें बताना था इस प्रश्न में। यहाँ देखिए, इसका आंसर भी दिया हुआ है। ये देखिए, ये जो सारी हैं, ये क्या है? व्रत की जीवाएँ हैं, ठीक। ये व्रत के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती हैं। ये व्रत में ही रहती हैं, बाहर नहीं जाती,
ठीक है। और ये क्या है, ये वृत्त को प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है इस तरीके से। तो ये सब क्या है, वृत्त की छेदक रेखा है। ये वृत्त को छेदते हुए जा रही हैं, प्रतिच्छेद करते हुए जा रही हैं, तो ये क्या है, वृत्त की छेदक रेखा है। अब आगे बढ़ते हैं। वृत्त की जीवा, छेदक रेखा तथा स्पर्श रेखा में तुलना की गई है। यहाँ पर देखिए, जीवा क्या होती है, वृत्त के अंदर स्थित होती है। अभी हमने देखा कहाँ पर होती है, वृत्त के अंदर होती है। ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब वृत्त को 2 बिंदुओं पर छूती है। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक बिंदु इधर है, एक बिंदु इस तरफ है। अब केंद्र से होकर जा सकती है। ये इस पर डिपेंड करता है कि हम केंद्र से होकर भी इसको गुजार सकते हैं। ठीक है। अब छेदक रेखा क्या होती है, वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बाहर से जाती है, दूसरे एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। ठीक है, वृत्त को प्रतिच्छेद करते हुए। और ये वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। वृत्त के केंद्र से होकर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकती है, इसकी मर्जी है। अभी यहाँ से केंद्र से होकर चली जाएगी। अब वृत्त के बाहर अब जो है स्पर्श रेखा की बात करते हैं। वृत्त के बाहर स्थित होती है। ठीक है, जो स्पर्श रेखा है बाहर से जाएगी तभी तो ये वृत्त को छुएगी। मान लीजिए इस तरीके से जा रही है, ऊपर से टच करते हुए इस तरीके से यहाँ पर, तो ये क्या है, वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है। ठीक है, इसलिए बाहर स्थित होती है। वृत्त के केवल एक ही बिंदु को छूती है। अभी हमने देखा था, यहाँ पर देखा था हमने, स्पर्श रेखा क्या कर रही थी, ये देखिए यहाँ पर एक ही बिंदु को छू रही थी। ठीक है। अब और क्या बोला है, कभी भी वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जा सकती। भाई स्पर्श रेखा है, बाहर से छू रही है, बाहर स्थित है, तो मतलब केंद्र से तो बिल्कुल होकर जा ही नहीं सकती। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। चलिए, आपने अभी पढ़ा वृत्त और वृत्त के स्पर्श रेखा के बारे में। ठीक है, जो स्पर्श रेखा और स्पर्श जिस वृत्त को जहाँ पर टच किया उस बिंदु को क्या कहते हैं। ये देखिए, वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। ये हमारा वृत्त है, यहाँ से होकर अगर ये रेखा जा रही है तो एक बिंदु पर जहाँ टच करेंगे उसको क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं। हमसे पूछा था कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं। तो अगर एक वृत्त है तो स्पर्श रेखा कहीं से भी बन सकती है। इधर से बना लो, इधर से बना लो, यहाँ से बना लो, कहीं से भी, बस वो बाहर से टच होकर जाना चाहिए। इस तरीके से अंदर नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल बाहर से टच होनी चाहिए, एक बिंदु से ही टच होनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी रेखाएं हम बना सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न था कि हमें एक आकृति बनानी थी जिसमें एक छेदक रेखा हो और एक स्पर्श रेखा हो। अभी देखिए हमने बना दिया, ये एक वृत्त है। अब इसमें एक ये छेदक रेखा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रही है, ये छेदक रेखा है, और एक ये स्पर्श रेखा है, ये वृत्त को छूते हुए इस तरीके से जा रही है एक बिंदु पर, सिर्फ यहाँ पर। ओके, आकृतियाँ बच्चों सभी पेंसिल से बनाया करो। यहाँ पर आपको पेंसिल से बनाऊंगी तो बहुत लाइट दिखाई देगा, इसलिए मैं यहाँ आकृति पेंसिल से नहीं बनाती हूँ। आप सभी बच्चे पेंसिल से ही आकृतियाँ बनाएंगे हमेशा, पेपर में भी, और जहाँ पर भी आपको अपनी कॉपी में जहाँ पर भी आप आकृति बनाते हैं हमेशा पेंसिल का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब जो अगला प्रश्न है उसमें था सत्य तथा असत्य बताइए। पहला प्रश्न था हमारा, वृत्त की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा समांतर भी हो सकती हैं। भाई बिल्कुल हो सकती हैं, हमेशा नहीं हो सकती, कभी कभी हो सकती हैं। मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई, बाहर की तरफ ही बनाइएगा बिल्कुल। ठीक है। और इसकी एक जो है छेदक रेखा, ये स्पर्श रेखा, और एक ये मान लीजिए छेदक रेखा हो गई। ये कभी कभी समांतर भी हो सकती हैं। ठीक है, जिस डायरेक्शन में ये जा रही है उस डायरेक्शन में ये कभी कभी जा भी सकती हैं, तो इसलिए क्या होगा, सत्य होगा। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है। अभी हमने पढ़ा वृत्त की स्पर्श रेखा कहाँ, एक ही बिंदु पर, केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श कर सकती है, तो इसका आंसर ये हो गया हमारा असत्य। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। मिलते हैं अगली वर्कशीट में।